नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे से सफलता के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, एक तरफ संसद भवन के परिसर का घमासान आप लगातार देख रहे हैं, खास करके अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद जो घमासान उठा है, और उस घमासान के बीच बिहार की राजनीति भी पिसती हुई नजर आ रही है। एक ऐसे राज्य की राजनीति जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए जरूरी ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, उसकी बैसाखियों का इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो बैसाखियां भी अब पसोपेश में फंसती हुई दिख रही है कि आखिरकार महादलित की राजनीति करने वाले जेडीयू क्या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? और उन परिस्थिति के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या फिर नहीं होंगे इस चुनाव के बाद, उस बात को लेकर के एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान अमित शाह गोलमोल बातें करते हुए नजर आए। स्पष्ट रूप से उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। उसके बाद जो है जेडीयू बचाव करे भी तो कैसे करे, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक अमित शाह का बचाव करने लगे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने हमला करने लगा। और ललन सिंह का बयान वक्फ बोर्ड के समय भी आप ध्यान दीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के घोषित स्टैंड से उलट आता है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के भीतर भारतीय जनता पार्टी के दोनों के बीच संबंधों को लेकर के मतभेद है? जब अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो जवाब दिया अपने इंटरव्यू के दौरान, इन सारे सवालों का जवाब इस तरह के मीडिया कार्यक्रम के दौरान नहीं दिए जाते। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, इस सब के सब चुप्पी क्यों साधे हुए? उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? उन तमाम सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिए? सारे सवाल बिहार के भीतर तैर रहे हैं कि सबके बीच बिहार में महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई। तो क्या नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारी लालू परिवार में हो रही है? किस तरह की परिस्थितियां बन रही है बिहार की राजनीतिक गलियारों में, खास करके महादलित की राजनीति के सहारे जो नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में आगे बढ़ती रही है? अब यक्ष प्रश्न जो खड़ा है, उस यक्ष प्रश्न के जवाब के पहले क्या बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, या फिर नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार करके रखा है? इन तमाम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो जो बिहार के मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा और अंबेडकर के मुद्दे पर जो उनकी आत्मा को झकझोरने के इरादे से जो चिट्ठी लिखी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के लिए तो अलग अलग सिचुएशन था। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था, बूटा सिंह का शासन था बिहार के भीतर। जब जिन्ना विवाद खड़ा हुआ था 2005 में, अगर ध्यान हो तो मई जून 2005 के समय में बिहार राष्ट्रपति शासन के अधीन था और जिन्ना विवाद खड़ा हुआ था। जिन्ना विवाद ने लाल कृष्ण आडवाणी की छवि को जो धोया था उस समय में, काफी हद तक वो सांप्रदायिक छवि को सेकुलर तो नहीं बनाया, लेकिन उसके करीब पहुंचाने की दिशा में जो पहल की गई, वो आडवाणी को भले ही उसका नुकसान हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने 3-4 महीने बाद जो बिहार के भीतर विधानसभा हुए, उसका भरपूर फायदा उसको मिला। और नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमओआई समीकरण को, गठबंधन को तोड़ने की दिशा में और बिहार के भीतर अच्छे खासे सीट जीत करके स्पष्ट बहुमत की सरकार नीतीश कुमार बनाई थी। अब जो परिस्थितियां है बिहार की राजनीतिक गलियारों में, तो मतलब एक सियासी तौर पे अगर देखा जाए बिहार के भीतर, तो एकदम बवंडर सा हो गया है। अगर समझ लीजिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या, तो साहब एकदम अमित शाह से तो कहीं ना कहीं एकदम ब्लंडर हो गया। यानी एकदम ब्लंडर अगर अमित शाह से होता है, तो क्या नीतीश कुमार साथ बने हुए हैं, क्या उनसे भी एकदम ब्लंडर टाइप का कुछ तो नहीं हो गया? अब बवंडर अब ब्लंडर ऐसा होता है कि संसद भवन के भीतर आज धक्का मुक्की हुई। हमारे दूसरी वीडियो में आपने देखा भी होगा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो प्रोटेस्ट सांसद जो निकाल रहे थे, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, और सबको हक है प्रोटेस्ट करने का, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण तरीके से सबका होता है। उस प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के सांसदों ने जिस तरीके से धक्का मुक्की पे आ गए, और धक्का मुक्की पर 1-2 सांसद घायल भी हो गए धक्का मुक्की में, तो उन्हें कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कहा जाता है कि चोटें आई है, और बीजेपी के एक सांसद को भी ब्लड आ गया सर से, और सब आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया जाता है कि राहुल गांधी ने धक्के मार करके 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद को गिरा दिया। ये निश्चित ही कोई बवंडर है ही बवंडर कि भारी मिस्टेक हो गया। कहते हैं ना, फिल्में में डायलॉग होते हैं कि भारी मिस्टेक हो गया साहब। तो उसमें गंगा जल एक फिल्म होता है जिसमें एक दरोगा जी कहते हैं ना कि थप्पा मारते हुए दोषारोपण करते कि कौन से सिपाही है जिसने थप्पड़ मारेंगे कि भारी मिस्टेक हो गया, इस तरह की चीजें चलती है। अब
आप अमित शाह का वो बयान को अगर आप सुने होंगे या देखे होंगे तो फिर आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या लिखते हैं। तो लिखा हुआ कहीं ना कहीं बोलते हैं12 मिस्टेक हुआ, ब्लंडर हो गया अमित शाह से, क्या कुछ हुआ ये आप सबके बीच है, खैर आप पे हम छोड़ते हैं। लेकिन आगे इसमें क्या होता है ना कि 12 सेकंड के एक वीडियो क्लिप को अगर आप देखिएगा, जो अमित शाह का जो बयान था, आप कहीं भी आमतौर पे अपने गांव घर के भीतर किसी दोस्त आसपास के लोगों के सामने क्या होता है, किसी दोस्त का अधिक प्रशंसा करते हैं तो दूसरा दोस्त क्या होता है, नाराज होता है, चिढ़ जाता है। उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह जो है जिस प्रकार से उन्होंने नाम लिया और तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के नाम उसमें शामिल कर रहे थे, एक तरह से वो चिढ़ चुके थे। अब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अब इस तरह के भाई इतना अम्बेडकर साहब का नाम, अम्बेडकर के स्थान पे भगवान का नाम लिए रहते तो सातों जन्म में, है ना। और संसद भवन के भीतर कहते हैं ये क्या कुछ है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट, पूरा का पूरा जो कंटेंट जो होता है ना, अमित शाह जो बोल रहे थे उसको ध्यान से अगर देखिएगा तो एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कहते हैं। फिर मूल सवाल ये होता है कि दिल्ली के मुख्य जो अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के नीतीश कुमार, सॉरी अरविंद केजरीवाल ने जो नीतीश कुमार को नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू को, यानी दोनों नानी फैक्टर जो है ना, जो दोनों को पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल ने कि किस बाबा साहब अम्बेडकर के उनके बलबूते आप राजनीति करते हैं। इस तरह का उनका सारेआम संसद भवन के भीतर अपमान किया जाता है। इसके ऊपर बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड है। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे एक बात लिखा था कि अमित शाह जी के दिए गए बयान, अमित शाह जो द्वारा दिए गए जो बयान जो है, ये बात जेडीयू और उसके बाद टीडीपी का क्या स्टैंड है। और जेडीयू के जो बिहार में तमाम बड़े नेता है वो अपने पार्टी की बातों को रखने के बदले भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को सामने रखते हैं। जैसे उनके नेता नीतीश कुमार नहीं होकर के उनके नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, खास करके ललन सिंह और संजय झा, इस तरह के जो लोग हैं। ऐसा जेडीयू के भीतर क्या कुछ हो गया है? क्या नीतीश कुमार इस दौर में इतने कमजोर हो गए? क्या नीतीश कुमार अब बिहार के शासन को नहीं चला पा रहे हैं? क्या उनकी पकड़ अपने पार्टी के भीतर इतनी कमजोर हो गई कि पार्टी के दो बड़े नेता, दोनों केंद्र की राजनीति को देखते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरा संजय झा पार्टी के तरफ से जो है राष्ट्रीय राजनीति, खास करके भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के बीच जो संबंध है उस विषयों को देखते हैं। और ये अपने नेता को डिफेंड करने के बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते हैं। आप मतलब कई तरह की बातें ऐसे सामने आ रही है कि जिस तरीके से एक मीडिया पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पे अमित शाह ने जिस तरह से इग्नोर किया, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है कि अगला चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा क्या। तब नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते हैं, तमाम नीतीश कुमार के जो है नीतीश कुमार के कामों को लेकर के तमाम सारे कसीदे भी घड़ते हैं, और भी बाकी जो नेता उसके सामने क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। जब जिस मामले में स्टैंड साफ है उस मामले में इस तरह से कंफ्यूजन। सबसे बड़ी बात इस दौर में यह है कि एक बात और है कि बिहार की राजनीति में जेडीयू का क्या स्टैंड है। जो अमित शाह से जो सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो अमित शाह ने जिस तरीके से जवाब देने से इनकार किया मीडिया पत्रकार के सामने, उससे जेडीयू के बड़े नेताओं का क्या इस पे स्टैंड है। यही बात तो समझने वाली बात है कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी ने जब जिन्ना विवाद में जिन्ना का प्रशस्ति गान किया था, उनके मजार पर गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे थे, लेकिन मजबूती से कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग ने इस्तीफा मांगा था। संजय जोशी ने इस्तीफा मांगा, पूरी पार्टी आडवाणी के पीछे नहीं, संजय जोशी के पीछे खड़े थे जो संगठन मंत्री थे, अगर ध्यान होगा तो। लेकिन उस समय काफी मजबूती से अगर कोई खड़ा था लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे, तो वो बिहार के नीतीश कुमार थे। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में जो नेता थे वो सारे लोग लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे खड़े थे। 4 महीने बाद बिहार के भीतर दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ, एमओआई समीकरण वहीं पर दरक गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया था कि आडवाणी सही है, उसका बिहार के अल्पसंख्यकों में अच्छा मैसेज पहुंचा था। ये बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये सेकुलर लोग हैं। और फिर सत्ता में जब आए 2005 में, अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति 2006-7 आते थे, नीतीश कुमार ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी बिहार की राजनीति में। वो लकीर जो नीतीश कुमार ने खींचा था बिहार की राजनीति में, वो लकीर अमित शाह के द्वारा किए गए भारी मिस्टेक या एकदम ब्लंडर कहे, वो गंगा जल वाले दरोगा जो कहते हैं, देश के दरोगा जी तो वही है, गृह मंत्री अमित शाह, और देश के सिपाही और
तो अब यहाँ पर जो ये है कि दरोगा मंगनी राम होते हैं गंगाजल में, ध्यान होगा आपको। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार जो है, ये परिस्थिति उनके लिए ही नहीं बल्कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये दो दलित समाज से दोनों बड़े नेता जो आते हैं उनके लिए भी ये परिस्थितियां खड़ी है कि उनकी चुप्पी भी देख लीजिए। जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया कि नहीं, वो अमित शाह को ही डिफेंड कर रहे हैं। चिराग पासवान का कोई अभी तक बयान जारी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। हाँ, चिराग पासवान ने भी अमित शाह को डिफेंड किया, ये भी एक छोटा सा क्लिप, एक बयान आया था। जेडीयू ने भी अमित शाह को ही डिफेंड किया है, जीतन राम मांझी ने भी अमित शाह को ही डिफेंड किया है। तो फिर ऐसे में जेडीयू के डिफेंड कौन करेगा? इन लोगों को क्या चाहिए ना, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको विचारों से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं। इन पार्टी जो दलितों के मसीहा बने फिरते हैं। और एक बात और आपको बता दे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं रहे थे, वो पूरा हिंदुस्तान के मसीहा रहे हैं। और हिंदुस्तान के बाहर भी उनका सम्मान है, इस देश के भीतर, इस देश के बाहर भी उनका सम्मान है। और जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक गठन में उनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है। और वही नहीं, और इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं। तमाम सारे डिग्रियां उनके पास थी। जिस तरीके से अंबेडकर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं पता है हिंदू बिल विवाद के ऊपर, सॉरी, हिंदू कोर्ट लॉ बिल जो था ना, उसके विवाद के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया तो एक वैचारिक मतभेद था उस दौरान। तो फिर कोई पर्सनल लड़ाई इन लोगों के बीच नहीं थी। इनकी आरएसएस वालों ने, संघ ने उनको जिंदा रहते हुए सब यात्रा निकाल रखा था। तो फिर ऐसे में और जो उनके विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्या उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है? और इस दौरान कहते हैं कि मतलब एक बात और है कि 90 से पहले भारत रत्न जब बीपी सिंह सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न देने की जब घोषणा की थी, उससे ठीक पहले एक बात और आपको बताते, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या फिर संघ आरएसएस के नेता का कोई एक बयान आपको याद है कि जिसमें वो ये कहा हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? ठीक है, कांग्रेस ने दिया। लेकिन एक बात और यहीं पर है कि क्या ऐसे में सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना क्लेम आजकल करती रहती है। सच्चाई तो यह है कि सरदार पटेल को भारत रत्न चंद्रशेखर सरकार ने दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न बीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। यहां तक की दावा ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों को अपने कार्यकाल में उस तरीके से जो है लाइमलाइट में नहीं लाया था या फिर उस तरह से सम्मान करने में कोताही बरती। यहां तक कि उस दावे को अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे माने कि जब भारत रत्न नहीं दिया, इस तरह की जब क्लेम लगता है तो इस बात को भी मान लिए। तो फिर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? जो सरकार 15 अगस्त को लाल किले से बीपी सिंह की सरकार ने घोषणा किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाएगा, उस सरकार को तो गिरा दिया था भारतीय जनता पार्टी। ये क्लेम करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर। सवाल यह है कि जेडीयू के मुखिया बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? लालू यादव तो कहते हैं कि अमित शाह पागल हो गए। ये बाइट उनका आया था, एक मीडिया क्लिप आया था, ये हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए कोई मेरे अंदर इस तरह की कोई ये नहीं दावा नहीं। तो लालू यादव का ये कहना है कि अमित शाह पागल हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार एकदम बिहार के भीतर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं? क्या ऐसे में लगता है कि नीतीश कुमार के पहले तले उसकी जमीन खिसक जाएगी? साहब, अगर बिहार का महादलित इस मुद्दे के ऊपर सेंटिमेंटल अगर हो गया, संवेदनशील हो गया, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी 5-10 विधानसभा सीट उनको नहीं मिल पाएंगे 2025 में। ये सच्चाई है बिहार की। और एक बात और है कि जेडीयू को बिहार के भीतर इस बात को लेकर के स्टैंड कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ेगा। और ललन सिंह और तमाम सारे नेताओं का बयान आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर तमाम जगहों पे। तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं, उनका क्या स्टैंड है, ये सामने आना बाकी है। और वो अपना स्टैंड उनको बहुत जल्द से जल्द सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक रूप से उनको नुकसान उठाने के लिए उनको तैयार रहना होगा। कि वर्तमान राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा पार्टी नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का क्षमता रखता हो। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता है, कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता देश का। तो फिर ऐसे में जो है दूसरी एक बात और होती है कि जेडीयू के नेता जो है ना,
उनके रिस्पांस को लेकर के काफी हैरानी होती है कि आखिर अमित शाह उनको चेहरों को लेकर के जब सवाल किया गया बिहार के भीतर कौन होगा चेहरा अगले चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने गोलमटोल जवाब देके टाल दिया, उस पर ललन सिंह का न प्रतिक्रिया आता है, न संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है न उनका रिस्पॉन्स आता है, न बिहार प्रदेश जेडीयू के जो अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, न उनका आया, न विजय चौधरी का कोई प्रतिक्रिया आया। ऐसा क्या हो गया जेडीयू के बिहार के तमाम बड़े नेता का, ना अशोक चौधरी का बयान आया, आखिर क्या कुछ हो गया कि जेडीयू के तमाम बड़े बड़े नेताओं के मुंह में दही दम जम गए ठंडा में क्या? कि अमित शाह के द्वारा जब पूछा जाता है अमित शाह से कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, उस पर जो अमित शाह का जवाब होता है उसके बाद ही जेडीयू के नेताओं का क्या रिस्पॉन्स रहा आपने सबने देखा होगा। जेडीयू के भीतर इस तरह से चुप्पी आखिर क्यों है इस दौर में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी में कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ जो एक आग सुलगती हुई दिखती है ना, आखिर क्या कुछ होता है सब कुछ 2-3 दिन में आपके सामने साफ हो जाएगा। एक बहुत बड़ा खेल कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक में जरूर होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।